सो हाय गाइस, मैं हूं शशांक और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं टीआर मुंबई का यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं और करिश्मा हम दोनों आए थे नासिक में, वो भी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हुजूर साहिब नांदेड़ जाने वाली 17612 राजा रानी एक्सप्रेस से, जिसमें हम लोगों ने ट्रेन की जर्नी तो देखी, साथ ही में शाम के समय होने वाला सनसेट देखा। फिर उसके बाद मतलब नासिक में हम लोग किस तरह से पहुंचे थे, नासिक में हम लोग किस होटल में रुके थे, उसका नाम है होटल कोल पैलेस। उस होटल की कॉस्टिंग, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दी थी और वो होटल कहाँ पे है और वहाँ से आप कहाँ पे जा सकते हो, मतलब वो कितना कन्वीनियंट आपका होटल पड़ने वाला है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। फिर वो होटल कैसा है, ऐसे रिव्यू भरा वीडियो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ पे कहीं पे तो आएगी, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। तो होटल कुल पैलेस में हम लोगों ने रात को 12 बजे कुछ चेक इन किया था और उसके बाद हमारा नासिक में हमारा डे 1 था। तब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम ये डे 1 कह सकते हैं या डे 2 भी कह सकते हैं। तो उस दिन हम लोग जा रहे थे त्र्यंबकेश्वर। हम लोग ने त्र्यंबकेश्वर में बहुत सारे मतलब त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी भरा वीडियो शूट किया था। फिर सेकेंड डे मतलब नेक्स्ट डे उसके हम लोग गए थे नासिक के रामशेष फोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे हमारे साथ एक बड़ा सा हादसा हुआ था। मतलब जो नॉर्मली यूट्यूबर्स के साथ होता है वो वाला हादसा हम लोग के साथ भी हुआ कि मैंने जो वीडियो वगैरह शूट वगैरह की थी त्र्यंबकेश्वर और रामशेष किले की, वो वाली वीडियो जिस मेमोरी कार्ड में थी, वो मेमोरी कार्ड बहुत ज़्यादा धूप की वजह से या फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इतनी सारी गर्मी पड़ रही है आजकल, तो उसकी वजह से वो करप्ट हो गया। वो मेमोरी कार्ड एचपी का था और टेम्पर प्रूफ था, फिर भी अच्छे क्वालिटी का होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से वो मतलब डैमेज हो गया और मेमोरी कार्ड से पूरा डेटा करप्ट हो गया था। तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर फिर भी उसमें से मैंने त्र्यंबकेश्वर के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर किया। इसीलिए मेरी कुछ वीडियोज़ आपको पिछले टाइम में देखने नहीं मिली, क्योंकि करिश्मा के बर्थडे के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि हम लोग कहीं पे घूमने जाने वाले, जो करिश्मा के लिए सरप्राइज़ है। तो वही था, हम लोग नासिक में गए थे और नासिक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को घूमा, लेकिन उनमें से सिर्फ त्र्यंबकेश्वर के कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हमारे डैमेज हो गए, और रामशेष किले के जितनी भी वीडियो और फ़ोटोज़ थे, जो भी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें बताई थी, वो सारी की सारी डैमेज हो गई थी। तो वो तो रिकवर नहीं हो पाई, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की वीडियोज़ है तो वो आपको इस वीडियो में अभी देखने मिलने वाली है, और त्र्यंबकेश्वर के बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही में आपको साइड में वीडियो भी दिखेगी और फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चले कि हम लोग वहाँ पे गए थे और क्या-क्या हम लोगों ने किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जैसे कि डे 1 या फिर डे 2 भी कह सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे सुबह कुछ अराउंड 10 बजे के टाइम पे हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए होटल से बाहर निकले, और 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नासिक का सीबीएस बस स्टैंड है, जो जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो फिर नासिक के उस सीबीएस बस स्टैंड पे हम लोग जैसे ही पहुँचे, फिर वहाँ पे हमें पता चला कि त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए एसी और नॉन एसी ऐसे दोनों बसेस है, जो मॉर्निंग के टाइम पे 15 से 20 मिनट के फ्रीक्वेंसी पे दौड़ती है, और जैसे-जैसे दोपहर होती है, वो आधे-आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पे, आधे या पौने घंटे की फ्रीक्वेंसी पे चालू रहती है। तो आपको नॉन एसी और एसी दोनों बसेस मिल जाती है। तो हम लोग ने तो एसी बस में बैठे थे, जिसकी कॉस्टिंग 188 रुपीज़ हुई, 188 या 198 रुपीज़, जिसमें से करिश्मा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एमएसआरटीसी, जो महाराष्ट्र की एसटी बसेस है, उनमें लेडीज़ को हाफ टिकट होती है, तो करिश्मा की हाफ टिकट थी और मेरी फुल टिकट थी। तो उस बस से हम लोग गए थे, जो हमें कुछ 45 मिनट्स में सीबीएस बस स्टॉप से लेके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक छोड़ती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है ना, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहीं पे छोड़ती है, मतलब जहाँ पे प्रवेश द्वार है ना, वहीं के आसपास आपको वो बस स्टॉप दिखेगा, वहीं पे आपको छोड़ेगी, ना आगे ना पीछे, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे छोड़ देती है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे उतरे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रवेश द्वार देखे, तो जिसमें से एक प्रवेश द्वार पे लिखा था कि वहाँ पे सिर्फ पेड एंट्री है। हाँ, अगर आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पेड एंट्री नहीं लेनी, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पेड एंट्री लेनी है, मतलब जल्दी थोड़ा सा दर्शन लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो हम लोग ने तो नॉन पेड एंट्री ली थी, मतलब हम लोग ने नॉर्मली जैसे लोग दर्शन के लिए जाते हैं उसी हिसाब से हम लोग ने दर्शन करने गए थे। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो नॉन पेड एंट्री है, मतलब जिसमें आपको पैसे नहीं देने होते, जनरल एंट्री भी कह सकते हो उसे, उसको जो टाइम लगता है वो अराउंड 3 से 4 घंटे या फिर 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। अगर कोई स्पेशल त्यौहार हो, जैसे कि महाशिवरात्रि, या फिर सावन के महीने में जो सोमवार आते हैं उस टाइम का कोई त्यौहार हो, तो उस टाइम पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कितने लोग वहाँ पे आते हैं। और जब सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक में होता है, उस टाइम पे भी वहाँ पे बहुत सारे भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही में सोमवार के दिन पे, रविवार के दिन पे, अगर छुट्टी के दिन होते हैं, उस टाइम पे भी बहुत सारे भक्तगण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। और ये मंदिर
सुबह 5:30-6 बजे के टाइम पे खुल जाता है, जो शाम को 9 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अगर आपको पेड एंट्री लेनी है मतलब जल्दी थोड़ा-सा दर्शन लेना है और अगर आप पेड एंट्री लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 या 200 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। मतलब आपको ना उनको डोनेट करने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक टोकन या टिकट मिल जाती है, तो वो दिखा के आप एंट्री कर सकते हो। उसके लिए उत्तर या पश्चिम द्वार, उत्तर या पूर्व या पश्चिम तीनों में से कोई तो एक द्वार है, वहाँ से एंट्री है। और अगर आप नॉन पेड एंट्री लेते हैं, जनरल एंट्री, तो आपको 3-4 घंटे, 5-6 घंटे, 6 घंटे उतने भी लग सकते हैं। तो हम लोग लाइन में लगे थे 11 बजे और हमारे दर्शन हुए थे 3:30 बजे। तो अराउंड हमें 3 से 4 घंटे के आसपास तो लग ही चुके। 3:15 बजे हमारे दर्शन हुए ज्योतिर्लिंग के। तो उसमें हमें जब आप जाते हो वहाँ पे तो आपको ना ज़िगज़ैग करके एक लाइन आती है, तो ऐसे ना कुछ आपको 8 हॉल्स है, जिनके अंदर वो ज़िगज़ैग लाइन से वो ऐसे पार करके जाने होते हैं। तो हम लोग ने नॉन पेड एंट्री ली थी, तो उसमें हमें वो सारे पार करके गए और वो पार करने के टाइम पे ना आपको एक एडवांटेज भी मिलता है। तो जब आप दर्शन करते हो तो आपको सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे जितने भी अभिषेक होते हैं मतलब दूध, दही, घी या फिर फूलों से, फिर बाद में भस्म आरती, ये सारी चीज़ें ना आपको इसी लाइन में खड़े रहेंगे ना 3-4 घंटे, तो आपको सारी चीज़ें देखने मिलती है और वो कंटिन्यूअस चालू रहता है, जो शायद पेड एंट्री में नहीं मिलता। या फिर थोड़ा बहुत मिलता भी होगा, लेकिन उसमें भी हाँ, जो पेड एंट्री है उसमें भी कुछ 2-1 घंटे की कुछ आपको वेटिंग तो करनी होती है, लेकिन कंपेयर टू जनरल एंट्री से वो थोड़ा टाइम कम होता है। क्योंकि वहाँ पे भी आजकल बहुत सारे लोग जो पैसे देके पेड एंट्री करते हैं ना, तो लोग आते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। तो जैसे आप नॉन पेड एंट्री में इतना टाइम आप खड़े रहते हो, तो आप बहुत सारे लोगों से बातें वगैरह करते हो, उनसे मिलते हो और साथ ही में आपको ज्योतिर्लिंग के जो वहाँ पे जो शिवलिंग है या फिर हम लिंग कह सकते हैं, वो एक्चुअली ना त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी शिवलिंग है, क्योंकि ये भारत का ऐसा एकमेव ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको ना तीनों मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके अवतार इसी ज्योतिर्लिंग में देखने मिलते हैं। बाकी सब जगह सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ ही आपको नज़र आते हैं, मतलब महादेव ही नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश से 3 नज़र आते हैं। जहाँ पे नॉर्मली शिवलिंग बड़ी होती है, वहाँ पे 3 छोटे-छोटे शिवलिंग है अंदर की तरफ, तो वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो आप वो देख सकते हो। और तो अगर आपके कोई परिजन है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे दर्शन के लिए आ नहीं सकते, तो उनके भी दर्शन आप करवा सकते हो। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप और जब लाइन में खड़े रहते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे टीवी भी है, टीवी स्क्रीन्स, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है और वो लाइव होता है हमेशा। तो वो सारी चीज़ें आप वीडियो के थ्रू कैप्चर करके या फिर आप वीडियो कॉल वगैरह लगा के वहाँ पे आप दिखा सकते हो। साथ ही में अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे हैं, तो मतलब बहुत ही छोटे, जो माँ का दूध पीते हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक सेक्शन बनाया गया है, अलग से छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पे आप उनको फीडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पेड एंट्री वाले में भी मिल जाती है, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा नहीं, तो मैं जो नॉन पेड एंट्री वाली एंट्री है ना, वहाँ पे बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें देखने मिलती हैं। साथ ही में आपको वहाँ पे फ़ैन वगैरह भी है और पानी की व्यवस्था भी है, तो आपको अगर प्यास लगती है, अगर गर्मी होती है, तो वहाँ पे उस उन चीज़ों की राहत है। तो ऐसा टेंशन नहीं है और वहाँ पे बैठने की सुविधा भी है, मतलब अगर आप लाइन में खड़े रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस खड़ा रहना है, वहाँ पे बैठने की सुविधा भी है, तो आप वहाँ पे बैठ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लाइन में देखने मिलेंगी। जैसे ही हम लोग अंदर मंदिर में प्रवेश करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें बड़े से नंदी के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत बड़े नंदी भगवान हैं और वहाँ पे भी उनके लिए एक छोटा-सा मंदिर जैसा बनाया है और वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग-अलग तरह के कार्विंग्स नज़र आते हैं। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग शिलार राजा झंझ ने सबसे पहले बनवाया था 10वीं शताब्दी में। उसके बाद वहाँ पे मुगलों ने कुछ अटैक किया था, बहुत सारे इन्वेडर्स जो थे उन्होंने इन मंदिरों के ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद 1755 से लेके 1786 के बीच में नाना साहब पेशवे जी ने इस मंदिर को फिर से मतलब इस मंदिर का देखिए पुनर्रचना की थी, क्योंकि मंदिर को तोड़ा गया था, जिसकी वजह से इस मंदिर को उन्होंने फिर से बनवाया था। जो भी आप इस मंदिर को अभी जिस स्थिति में देख रहे हैं ना, वो नाना साहब पेशवे के काल में बनाया गया था। और साथ ही में आप मंदिर में जब एंट्री करते हैं, मतलब जैसे आप नंदी भगवान के दर्शन वगैरह करते हैं, तो थोड़ा-सा बीच में से एक पैसेज आता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छत नज़र आती है। उसके बाद मंदिर आपको नज़र आता है। तो वहाँ पे भी मंदिर में आपको बहुत सारे कार्विंग्स नज़र आते हैं, बहुत सारे शिल्प नज़र आते हैं, जो मंदिर की दीवारों के साइड में ही है। मंदिर के द्वार पे आपको गणपति भगवान तो नज़र आते ही है ऊपर की तरफ, साथ ही में अलग-अलग भगवानों के वहाँ पे शिल्प और बनाए गए हैं। वैसे मंदिर के अंदर आपको भी कई सारे भगवानों के चित्र चित्र या फिर कह सकते हैं ड्राइंग्स या शिल्प नज़र आते हैं, लेकिन अंदर की तरफ आपको वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी करना अलाउड नहीं है। तो जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें पहले तो देखने मिलेंगी कि अंदर की तरफ आप जैसे ही एंट्री करते हो, ऊपर की तरफ आपको ना जो मंदिर का जो कलश वाला भाग होता है ना, वो अंदर की तरफ से जिस तरह से बनाया गया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर अंदर की तरफ मैंने जैसे कि कहा कि आपको बहुत सारे भगवान भी नज़र आते हैं, उनके आप दर्शन कर के फिर आप ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं।
तो ज्योतिर्लिंग के जब जैसे ही मतलब शिवालय या गर्भगृह की तरफ आप बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो शिवालय का जो लिंग है हमें, वो ना हमें सिर्फ़ आईने से नज़र आता है। आपको अंदर गर्भगृह में जाने की परमिशन नहीं है। आपको मतलब किसी को भी वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ़ वहाँ पे जो पंडित पुजारी जी हैं ना, वही जा सकते हैं। आपको जो भी देना है ना, वहाँ पे आप दें, फिर वहाँ से आपको वापस रिटर्न में कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने प्रसाद वगैरह देते हैं, वो आप ले सकते हो। तो वहाँ पे आप अच्छे से दर्शन करें। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब लाइन में रुकते हैं ना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें देखने मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड ही खड़े रह सकते हो, उसके बाद वो वहाँ से हटा देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर आपको अगर किसी के नाम से अभिषेक करना है, तो वहाँ पे पुजारी जी खड़े रहते हैं। अगर उनसे आप बात करेंगे, तो वो वहीं पे मतलब वो तो पूछते ही है आपको कि अगर आपको वहाँ पे किसी को अभिषेक करवाना है, तो वहाँ पे करवा सकते हैं। तो वो आपको अंदर बीच में की एक जगह है, जहाँ पे सभी पुजारी जी खड़े होते हैं, वो आपसे अभिषेक करवाते हैं और वो अंदर पहुँचा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ होती है, तो अभिषेक की कॉस्टिंग कुछ है वहाँ, तो आप वहाँ पे आपको बता दिया जाता है, तो आप कैश या गूगल पे वगैरह देके वो अभिषेक करवा सकते हैं। फिर जैसे आप मंदिर से बाहर पड़ते हैं, तो मंदिर के बाहर आपको ना बाहर के साइड में मंदिर के ऊपर की बहुत सारी कार्विंग्स और ड्राइंग्स तो नज़र ही आती है, साथ ही में एक बड़ा-सा त्रिशूल भी नज़र आता है, जहाँ से बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह खींचने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। और बाहर की तरफ एक कुंड भी है, जिसे अभी फ़िलहाल तो बंद किया है, लेकिन कुछ जब मैं छोटा था और करिश्मा छोटी थी, मतलब कुछ वो 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी वो गई थी, तो वहाँ पे कुंड में जाने की परमिशन थी। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे वहाँ पे परमिशन नहीं है। मैं जब गया था, तभी मैं एकदम नासमझ ही था, मतलब 1-2 साल का रहूँगा तभी मैं गया था। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, तो ये मेरा एक्चुअली देखा जाए मैच्योर होने के बाद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब या फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये सब दर्शन वगैरह करने के बाद जैसे ही आप बाहर आते हो, तो बाहर आपको ना गौतम ऋषि का भी एक कुंड नज़र आता है, वहाँ पे उनका भी एक मंदिर है, तो वहाँ पे उनको भी देख सकते हो। वहाँ पे भी एक बड़ा-सा कुंड है, और वो जो कुंड में पानी जो आता है ना, वो बारिश का पानी आता है। लेकिन तब पुराने काल में सबसे पहले जब गौतम ऋषि ने शिवालय बनवाया था, वो गोदावरी नदी को उन्होंने पृथ्वी पे लाने की कोशिश की थी। उसी की वजह से यहाँ पे ये शिवलिंग, मतलब ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और वहाँ पे आप पीछे की साइड पे आपको जो पहाड़ नज़र आते हैं ना, ब्रह्मगिरी पर्वत पे, जहाँ पे गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, वहीं से गोदावरी नदी का उगम भी होता है। और ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी बहते-बहते नीचे आती है, और इसी ज्योतिर्लिंग और कुशावर्त कुंड में, कुंड के पास से होके पूरे नासिक की तरफ बहती है, और नासिक को जो पानी मिलता है, वो इसी गोदावरी नदी का पानी होता है। मतलब पूरा नासिक इसी गोदावरी नदी के पानी के ऊपर जीता है। उसके भी दर्शन करना ज़रूरी होते हैं, उसकी भी एक फेरी, मतलब चक्कर लगाना होता है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सुबह मॉर्निंग में जल्दी आते हैं, मतलब आपका दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे तक हो जाता है, तो वो टाइम पे आप वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि उस पहाड़ पे जहाँ पे गोदावरी नदी का उगम स्थान है ना, वहाँ पे जाने के लिए कम से कम डेढ़ 2 घंटे की तो ट्रैकिंग करनी ही पड़ती है। वहाँ पे हम तो कर नहीं पाए, क्योंकि हमने जब दर्शन करने गए थे, तो 3:30-4 बज चुके थे हमारे दर्शन वगैरह होने के बाद। तो वो वहाँ पे जाने के लिए ट्रैक जो होता है, वो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है, और वहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो भी आते हैं। इसीलिए शाम को 5 बजे के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो हम तो नहीं गए। और साथ ही में वहीं से थोड़ा आगे जाने पे, मतलब ये ट्रैक अलग है, दूसरा ट्रैक है, और एक और है, जहाँ पे आपको बजरंगबली का जन्म स्थान, मतलब अंजनेरी पर्वत नज़र आता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और वहाँ पे 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले आपको अंजनेरी ट्रैक वगैरह करके आना पड़ेगा, या फिर रात में अगर आप दर्शन करने जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में, तो आप रात में दर्शन वगैरह कर सकते हैं। तब रात में मतलब या 5 बजे के आस-पास कुछ मंदिर खुल जाते हैं, तो वो टाइम पे आप दर्शन करो। उसके बाद फिर आप अंजनेरी पर्वत पे जाओ, वहाँ पे बजरंगबली का जन्म स्थान को देखो, फिर वहाँ से आप गोदावरी नदी के उगम स्थान के लिए उसका अलग सा ट्रैक करो, फिर वहाँ पे जाओ, और फिर शाम को रिटर्न आप आ सकते हो। तो ऐसे 1 दिन में आपका ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको शायद वो करने नहीं मिला, तो आप ये सारी चीज़ें देख ही सकते हो। और वहाँ जैसे कि मैंने आपको बोला कि गौतम ऋषि का कुंड है, उसी के साथ आपको कुशावर्त कुंड भी आपको नज़र आता है, जहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। जहाँ पे जो गोदावरी नदी ऊपर से बह के आती है ना, इस कुंड में भी आती है। तो वहाँ पे एक छोटा-सा उगम स्थान है, मतलब कुंड के पास, जहाँ पे कुंड में जो पानी दिखता है ना, वो सब पानी उसी नदी का मतलब गोदावरी नदी का पानी ही है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो वो छोटा-सा उगम स्थान है, जहाँ से एकदम छोटे से जगह से पानी आते हुए नज़र आता है हमें। तो वहाँ पे आपको फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउ नहीं है। अदरवाइज़ जो कुशावर्त कुंड है, वहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला, मतलब नासिक कुंभ मेला जब होता है ना, कुंभ मेला, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे अखाड़े, जो भी नासिक के जितने भी अखाड़े हैं ना, वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, सकते हो। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने हाथ-पैर वगैरह धोए थे, वहाँ पे स्नान नहीं किया था हमने, क्योंकि कपड़े वगैरह साथ में लाए नहीं थे, उनमें स्नान करने के लिए, क्योंकि पता नहीं था कि वहाँ पे स्नान करने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने हाथ-पैर धोए थे, और फिर शाम का समय था, तो मैंने शाम के समय सूरज डूबते-डूबते सूरज देवता को जल भी अर्पण किया था, उसका वीडियो आप देख भी सकते हो वहाँ पे।
तो ये त्र्यंबकेश्वर के बारे में पूरी डिटेल्स और जानकारी सुन के आपको कैसा लगा, ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को और ये इतने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, कि ताकि जो भी त्र्यंबकेश्वर जाना चाहता है ना, उसे पता चले कि वहाँ पे क्या-क्या आप देख सकते हो, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या-क्या करना है। जिसकी वजह से उनको भी दर्शन में हेल्प होगी, और हमें भी थोड़े बहुत लोगों से जॉइन होने का मौका भी मिलेगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें, और चैनल टीआर मुंबईकर को सब्सक्राइब भी करें। तो यही सब था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएँगे सप्तशृंगी गढ़ पे। तो सप्तशृंगी गढ़ में आपको क्या-क्या देखने मिलने वाला है, वहाँ पे हम लोग किस तरह से जाने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, कभी जा सकते हो, वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या-क्या सुविधा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। हाँ, वहाँ पे भी कुछ सारी एक ऐसी एक्साइटिंग सी चीज़ें हैं, जो आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट संडे तक वेट करें। तो उसपे आपको सप्तशृंगी गढ़ के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नासिक सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।